जो आपको बहुत सफ़ेदी प्रॉमिस करते हैं वो तो ऑप्टिकल ब्राइटनर्स और ब्लीच तो डाल ही रहे हैं क्योंकि उस ब्लीच से ही सफ़ेदी आएगी। तो अगर वो आपकी स्किन के अगेंस्ट रब हो रहा है पूरे दिन तो डेफिनेटली इरिटेशन होगी आपको। अब कईयों को इतनी होगी कि वो एक्जिमा बन जाएगा। मेरी मार्केट सैलरी वुड पोटेंशियली बी इन एक्सेस ऑफ 2 crores a year and I am at roughly 1/8 1/9 of that in my current company। तो पॉकेट मनी लगती होगी आपको। नहीं इतनी भी नहीं। हर टाइम मत कंपेयर करो कि मैं वो कमा सकती थी क्योंकि मैं वो कर रही होती ना तो फिर आप यहाँ ना बैठे होते फिर मैं शार्क टैंक नहीं पहुँच सकती थी। तो एक डिफरेंट हाई है। तो फाउंडर की लाइफ का हाई भी एंजॉय करो बट गो इनटू इट विद योर आइज ओपन। आई थिंक वो अब टाइम आ गया है कि द फाउंडर इज द चीफ कंटेंट क्रिएटर ऑफ द कंपनी। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के नए इंटरव्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है सिमरन, जो कि क्लीनिंग ब्रांड कोपारो की फाउंडर है। आपने उनको शार्क टैंक में देखा ही होगा, जिनको उनको ड्रीम डील 70 करोड़ के वैल्यूएशन पे मिल गई थी। तो डिटेल में सिमरन के साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे उनको कोपारो का आइडिया आया, क्या उनका शार्क टैंक का एक्सपीरियंस था। इससे पहले उन्होंने मैकेंजी में जॉब किया है, MBA भी किया है, वो सब कितना हेल्पफुल था, एंड एज ए CEO रहने के बाद कितना मुश्किल था डिसीजन खुद का स्टार्टअप करने के लिए। तो वेलकम सिमरन टू फाउंडर ज्ञान। थैंक यू फॉर दिस, वेरी हैप्पी टू बी हियर। तो सिमरन, पहला सवाल ये रहेगा कि ओवरऑल आपका शार्क टैंक एक्सपीरियंस कैसा था, और उससे पहले कि क्या आप जो पैसे थे वो आपके बैंक अकाउंट में आ गए हैं या अभी टाइम लगेगा। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही पॉजिटिव रहा है। द काइंड ऑफ लव एंड रिस्पॉन्स हमें मिला है भारत के कोने कोने से और बाहर भी से भी बहुत ही पॉजिटिव और इनकरेजिंग रहा है। सेल्स में एक बढ़ोतरी ऐसी आई है कि हमारी ट्रजेक्टरी यूं है अभी तो एकदम हॉकी स्टिक है। सो वी आर एंजॉयिंग सेवरिंग एवरी मिनट ऑफ दिस। 6x ग्रोथ रही है, बेसलाइन शिफ्ट हुआ है हमारा। और रेवेन्यू तो एक चीज़ है पर कोर क्लीनिंग कैटेगरीज जैसे लिक्विड डिटर्जेंट हुए, फ्लोर क्लीनर्स हुए, डिश वॉश लिक्विड हुए, हैंड वॉश लिक्विड हुए, एयर फ्रेशनर्स हुए, हम टॉप 5 रैंक्स में पहुंच गए हैं अमेजॉन बेस्ट सेलर रैंक्स में। तो ये बहुत बड़ा वैलिडेशन हमें मिला है। तो मेरा एम शार्क टैंक पर जाके भारत के सामने, शार्क्स के सामने पिच करने का यही था कि एक मैसेज जो है विच इज़ नारियल शक्ति पर आधारित क्लीनिंग, सेफर क्लीनिंग, इको फ्रेंडली, पेट सेफ क्लीनिंग, चाइल्ड सेफ क्लीनिंग का मैसेज हमको कोने कोने तक पहुंचाना था। फंडिंग मिली वो और भी अच्छी चीज़ है, इतनी सेल्स मिली वो और भी अच्छी चीज़ है, बट जो हमारा मैसेज था वो डेफिनेटली रेजोनेट करा है हमारी कोर टीजी से। तो जैसा आपने बोला कि 6x ग्रोथ आई है, तो जैसे नॉर्मली आपके वीकली सेल्स कितने होते हैं, लास्ट वीक कितने सेल्स हुए, वो अगर आप बता पाएँ। ज़रूर। तो पहले 10 दिनों में शार्क टैंक के बाद जो नंबर्स हमारे पास आज टाइट हैं, हमने कुछ 1.5 करोड़ नेट रेवेन्यू किया है। तो एक बहुत ही सेटिस्फाइंग जर्नी रही है पूरी टीम की। मेरी टीम है 10 लोगों की, तो अभी तो हम सब एकदम सुपरमैन की जगह मतलब तरह ऑफिस में। इंटरेस्टिंग। तो ओवरऑल आपके ब्रांड को क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, ये अगर आप बता पाएँ। No, it's a huge positive impact, and like touch wood, So in about 9 days, we did 1.5 crores net of revenue. We've had a 6x, explosion right now. And while now अब 2 हफ्ते होने को आए हैं, काफ़ी surge हम sustain कर पा रहे हैं। तो it's proving to be a very big month for us. And what is very satisfying beyond the sales is that small things. My team was telling me that for the first week we sold 14 dishwash in 1 minute. Per minute. Okay. And that is a very satisfying number. That much decision going in favor of Koparo when we're against the big players. It's very, very satisfying. Even from a bestseller rank perspective, like on hand wash we reached number 3, on detergents we reached number 4, on floor cleaners we were 10, on dishwash we were a very proud number 2. So we really cracked it, जो Amazon bestseller ranks जो publish होते हैं every 4 hourly. So I think week 1 and week 2 both have been satisfying. Week 1 because it was a hockey stick, and week 2 because we are holding on to most of that momentum, So feeling very good. Also then we are getting inquiries of distributorship. कोई US से लिख रहा है, कोई कनाडा से लिख रहा है, कोई कुवैत से लिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दो। हमें 2 एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं, भूटान एंड वियतनाम से, which we are now punching into our systems. So very different experience. Some of this you cannot even predict
यू नो इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। ओवरऑल जब आप शार्क टैंक गए थे, जैसे कि हमने सुना है कि वो 1-1.5 घंटे का एपिसोड होता है, एंड पिच तो आपका काफ़ी बढ़िया था, बट ओवरऑल आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा था, इनिशियली आपको डर लग रहा था या क्योंकि आप पहले सीईओ रही हैं तो उतने आप कॉन्फिडेंट थे, वो क्या था? सो आई थिंक प्रिपरेशन हेल्प करती है, क्योंकि नर्व्स तो होते हैं। Correct. देखो आप, आई डोंट नो आपको ये पता है या नहीं, बट इट इज़ 1.5 hours, आप टैंक में हो, आप अकेले हो, यू आर, देर इज़ नो कट, ओके। so the camera is always rolling, हाँ, तो मतलब कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे हुआ वो अलग से हाईलाइट होगा। exactly, right, and of course it's TV, हाँ, तो मतलब वो ड्रामा तो उनको भी चाहिए, right? Correct, हाँ। So definitely there are nerves. I think जो फर्क पड़ता है ना वो है प्रिपरेशन। आप 2 दिन पहले हम पहुंचे थे, और कई टीम्स तो 3 दिन पहले भी पहुंचती हैं, और टीम आपके साथ बैठती है, आपकी पिच फाइन ट्यून होती है, कहाँ देखना है, किस स्पॉट पे खड़े होना है, जब अपने प्रोडक्ट्स आप शार्क्स को दिखा रहे हैं तो किस तरह से चलना है, और एक मॉक क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी उनकी बिजनेस टीम आपके साथ करती है, तो आप काफ़ी प्रिपेयर्ड हो जाते हो, एंड आई से देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर इट। आप जितना प्रिपेयर्ड हो सकते हो उतना प्रिपेयर्ड होके जाओ, बिकॉज आप टीवी पे हो, आपको 15-17 मिनट का एक एक स्लॉट मिलेगा, बहुत पावरफुल है, मतलब इसकी रीच अनबिलीवेबल है। तो एंड उसमें पूरा आप अपनी ब्रांड स्टोरी एक फ्लो में अच्छे से सारे डाउट्स के साथ क्लियर कर सकते हो। yes. एक जो आपके पिच में दिखा भी कि अमन काफी सपोर्टिव थे, क्योंकि पहले मतलब उतनी वैल्यूएशन, हाफ वैल्यूएशन में मिल रही थी, बट अमन ने सेट कर दिया वैल्यूएशन। तो ऐसा क्या हुआ कि अमन को लगा कि जो आपने मांगा है वो बिल्कुल फेयर है? आई थिंक अमन के लिए जो मुझे लगा था, जब मैं अब अपने माइंड में प्लेबैक करती हूँ वो पूरा 1.5 घंटा जब हम खड़े थे मतलब टैंक में, आई थिंक उनके लिए ना सबसे बड़ा पेनी ड्रॉप मोमेंट वो था जब मैंने उनको अपनी डिटर्जेंट की प्राइसिंग और डोसेज समझाई थी। जब उनको पता लगा कि जेन्युइनली हमने इम्प्रूव कर दिया है ओवर द मेन स्ट्रीम सर्फ एक्सेल फ्रंट लोडिंग ब्रांड, तो उन्हें लगा कि इसमें तो दम है, दिस फाइट ना आई कैन टेक इट बैक टू द मेजर्स, और उन्होंने अपनी बिजनेस में यही किया है। तो आई थिंक वो उनको स्टोरी पसंद आती है फाउंडर की, जब फाउंडर बोलता है कि मैं बड़ी कंपनी को टेक ऑन करूंगा क्योंकि मैं प्रोपोजिशन एक ऐसी लेके आऊँगा जो अलग प्रोपोजिशन है, जो क्या पता मोर मॉडर्न है, मोर रेलिवेंट है, राइट। एंड आई थिंक उस पॉइंट से मैंने देखा कि उनका मूड ही बदल गया था पिच में, यू नो। तो ऑफ कोर्स एज अ फाउंडर इट्स माय जॉब टू फाइंड दोज हुक्स, तो मैंने वो हुक पाया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, जो वैल्यूएशन मुझे विनीता ने पहले बारी दी थी वो हाफ वैल्यू थी, फिर अमन ने ही ऐसे कंस्ट्रक्ट किया वो लॉजिक, मेरे साथ, मेरे नंबर्स लेके कि फरवरी में आपने रेज किया था, उस टाइम आपकी सेल्स 40 लाख थी, अब आपने अपनी सेल्स दुगनी कर दी है महीने की, अगर आपकी सेल्स दुगनी हो गई है तो आपकी वैल्यूएशन जाहिर है बढ़नी चाहिए, और उन्होंने इतना तक कह दिया कि आई बिलीव हर आस्क इज फेयर, राइट। तो फिर मतलब उन दोनों ने ही हैंडशेक कर लिया, तो मेरा काम उन्होंने बहुत आसान कर दिया, क्योंकि जो लॉजिक मैं बोलने वाली थी ही प्रिटी मच लेड इट आउट। हाँ, एंड हाँ, वो जो आपका एम था वो उन्होंने आपके तरफ से बैटिंग कर ली, बट सवाल ये भी है कि आपने पीयूष या रितेश उन सब के लिए वेट नहीं किया, तो क्या ये था कि आपको ड्रीम डील मिल गई थी इसलिए था, या कि आपको लगा कि क्यों ही और वेट करना? क्योंकि कभी कभी अभी मैंने पहली बार देखा कि जैसे हाइपर लैब का शार्क्स ने वैल्यूएशन खुद ही डबल कर दिया जिसने उन्होंने आस्क किया, तो आपको लगा नहीं कि वेट करना चाहिए? तो मुझे ये मेरी ड्रीम डील ही थी, टू बी ऑनेस्ट, इवन द सोनी पीपल वो आपसे पहले ही पूछ लेते हैं कि आपके प्रेफर्ड शार्क्स कौन से हैं, राइट, और आपकी जेन्युइन वैल्यूएशन आस्क कितनी है, यू मेक यू राइट इट डाउन एक्चुअली बिफोर आप जाते हो टैंक में। तो मुझे यही लगा कि जो मैं करने आई थी, अपना मैसेज देने आई थी, D2C के जो मैं OGs मानती हूँ, अमन एंड विनीता, उनसे चेक लेने आई थी, तो मेरे ऑब्जेक्टिव्स मेट थे। तो एक सुपर एफिशिएंट फाउंडर की हैट पहन के मैंने बोला कि मेरा काम तो हो गया, तो अभी मैं किसी और से ऑफर लूँ, मतलब लेट मी नॉट वेस्ट देयर टाइम, लेट मी नॉट वेस्ट माय टाइम, अब मेरा हो गया, तो अब मैं ही आउट हूँ, नहीं, वो काफ़ी बढ़िया था, एंड आई थिंक ओवरऑल पूरे पिच में आप प्रोफेशनली बिल्कुल थे, सीरियसली, एंड तभी जब आपने अमन के साथ डील क्लोज करी तभी आपने बोला फन में कि बस हो गया मेरा, यही मैंने मांगा था और यही मुझे मिल और गया। उसी पे इतनी मीम्स बन गई हैं अभी, तो मतलब मेरी मॉम मुझे भेजती हैं कि आपने ये देखा। क्योंकि पूरे टाइम में आप जैसे कॉर्पोरेट सीईओज होते हैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट एंड टू द पॉइंट ही रहते हैं, ना आगे ना पीछे, वैसे थे सिर्फ उसी पॉइंट में आपने वो लगा कि जब हो गया तब आप
फन मोड में आए। करेक्ट। तो आपने जैसे कि जगरनॉट के आप सीईओ थे, आई एम अज्यूमिंग वहाँ क्रोर्स ऑफ सैलरी होगी, तो वहाँ पे जब आपने डिसाइड किया कि यार मैं ये करना चाहती हूँ, तो आपको काफ़ी सैलरी कम लेनी पड़ी होगी। तो ये आपने स्टेप कैसे लिया? ऑफकोर्स आपने ऐसे बोला मेरा पर्पस डिफाइंड था एंड आई वांटेड टू क्रिएट समथिंग, बट इसके अलावा भी वो फर्स्ट स्टेप लेने में एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी दिक्कत होती है। नहीं, वो तो होती है, एंड आई थिंक एक क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे मैंने जब 15-16 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरी मार्केट सैलरी वुड पोटेंशियली बी इन एक्सेस ऑफ 2 crores a year, and I am at roughly 1/8 1/9 of that in my current company. तो पॉकेट मनी लगती होगी आपको। नहीं, इतनी भी नहीं, पर यू नो यू हैव टू बी टाइट फाइनेंशियली। आपको बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ेगा अगर आप स्टार्टअप फाउंडर बन रहे हो, क्योंकि यू विल हैव टू पुट असाइड मनी फॉर चाइल्ड्स ट्यूशन फी, फॉर बेसिक हेल्थ, फॉर बेसिक रनिंग ऑफ द हाउस, बिकॉज you are used to making the equation balance at very different expenditure levels. तो वो तो आपको एक बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ लीड करनी पड़ती है। बट आई फील कि एक बार आप कर लो ना, द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इज ग्रज इट कॉन्स्टेंटली। मतलब ये हर टाइम मत कंपेयर करो कि मैं वो कमा सकती थी, क्योंकि मैं वो कर रही होती ना तो फिर आप यहाँ ना बैठे होते, फिर मैं शार्क टैंक नहीं पहुँच सकती थी। तो एक डिफरेंट हाई है, तो फाउंडर की लाइफ का हाई भी एंजॉय करो, बट गो इनटू इट विद योर आईज ओपन, डेफिनेटली। एक आपने जो वहाँ पे भी काफ़ी क्लियरली बोला कि जो अभी जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, उनके टैगलाइंस बहुत कैची हैं। जैसे वो नींबू शक्ति हो गया, या ट्रस्ट पिंक फॉरगेट स्टेन्स, ये सब हो गया। तो एक्चुअल में वो क्या उतने हार्मफुल हैं, या क्योंकि वो केमिकल्स यूज़ करते हैं और आप केमिकल को रिप्लेस कर रहे हो इसीलिए आप बेटर हो? क्या रीज़न रहा है कि क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन और मैसेजिंग तो काफ़ी बढ़िया है, बट फिर भी आप क्या लगता है कि क्या उनके में मेन इशू है? नहीं, मुझे लगता है वो काफ़ी हार्मफुल हैं, और ये मुझे ही नहीं लगता है, ये साइंटिफिकली बैक्ड है। क्योंकि अगर आप इंग्रेडिएंट्स को देखें तो जो टॉक्सिक डाइज डाली जाती हैं ना, जो फ्लोरोसेंट रंग डाले जाते हैं, या जैसे अगर फ्लोर क्लीनर देखिए तो एक प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट जो मेन स्ट्रीम प्लेयर्स यूज़ करते हैं, विच इज़ कॉल्ड बेंजलकोनियम क्लोराइड, वो फर्श पे कोट हो रहा है, या जो आपको बहुत सफ़ेदी प्रॉमिस करते हैं, वो तो ऑप्टिकल ब्राइटनर्स और ब्लीच तो डाल ही रहे हैं, क्योंकि उस ब्लीच से ही सफ़ेदी आएगी। तो अगर वो आपकी स्किन के अगेंस्ट रब हो रहा है पूरे दिन, तो डेफिनेटली इरिटेशन होगी आपको। अब कईयों को इतनी होगी कि वो एक्जिमा बन जाएगा, और कईयों को मतलब क्या होता है उसमें? एक तरह का रैश होता है, आपकी स्किन स्प्लॉची और रेड हो जाती है। अच्छा। और ऐसा भी होता है कि आपको सिर्फ मामूली सा रैश हो, या आपको फील ही ना हो। तो कुछ भी हो सकता है, बट आई फील कि ये क्यों? तो अब आपको तो अपने कपड़े साफ चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, प्रोटेक्टेड चाहिए, ताकि आपकी जो महंगी टी शर्ट है वो 2 महीने की जगह 2 साल चले। दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव। अब ये 2 गुना 3 गुना 4 गुना सफ़ेदी देके आपके फाइबर भी ख़राब हो रहा है, आपकी वॉशिंग मशीन भी करोड हो रही है। तो ये इतना जो क्लेम वो करते हैं, आई फील इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप 99.9% जर्म किल या जर्म सफाया, क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो लैब टेस्ट में 100% इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, तो यू कैन ओनली क्लेम जो लैब टेस्ट बैकअप कर रहा है। अब 99.9% जर्म किल तो आपको हॉस्पिटल में चाहिए, जहाँ पे लो इम्यूनिटी के पेशेंट्स आ रहे हैं। आप अपने घरों में इतना जर्मिसिडल एक्शन क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि इसके भी तो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना। अब आजकल तो हम इतने इंग्रेडिएंट अवेयर हो गए हैं, हम हर लेबल पढ़ रहे हैं, इतना सारा कंटेंट बन रहा है अबाउट इंग्रेडिएंट्स, राइट? तो आई फील कि अब टाइम आ गया है कि हम अपने क्लेम्स को भी थोड़ा मॉडर्न करें, व्हाट इज़ रेलिवेंट फॉर द मिलेनियल कस्टमर। आई थिंक पीपल लाइक यू एंड मी वुड केयर मोर कि हमारे कलर बना रहे कपड़े का, फेडिंग प्रॉबली थोड़ी कम हो, स्टैटिक कम हो। तो आई फील कि वो इंडस्ट्री ना एक टाइम वॉर्प में फंसी हुई है, उन्होंने इवॉल्व ही नहीं किया है। वो मेरी नानी के टाइम से भी एड्स वही चल रहे हैं, अब वो चेहरे बदल गए हैं, म्यूजिक थोड़ा फास्ट हो गया है, बट मैसेज वही है। एंड आई थिंक क्योंकि उनके सेल्स हो रहे हैं, सेल्स नंबर हिट हो रहे हैं, सब दे डोंट फील अ नीड फॉर डिसरप्शन। हाँ, MBA वाले बोल रहे हैं कि भाई टारगेट्स मीट हो रहे हैं, तो टेंशन क्या। बट आई थिंक ये सारे ब्रांड्स भी अब धीरे धीरे हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स आई एम अज्यूमिंग एज सब ब्रांड्स लॉन्च कर रहे होंगे। आई एम श्योर बहुत सारा एक्शन होगा इस मार्केट में, क्योंकि कोपारो की तेजी देखकर आई डोंट बिलीव इट विल गो अननोटिस्ड। तो फिर आपको एक्विजिशन ऑफर्स भी आएंगे? आएंगे।
हाँ, तो आप जैसे होम एंड पर्सनल केयर में ऑपरेट करते हैं इंडस्ट्री में। लार्जली होम केयर फॉर अस, हमारा एक ही प्रोडक्ट है पर्सनल केयर में, विच इज़ हैंड वॉश। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसे क्या कंज्यूमर इंसाइट्स मिले हैं जो कि अगर कोई इस फील्ड में स्टार्टअप करना चाहता है वो Right. हेल्पफुल होगा? राइट। तो जब मैंने ये शुरू किया था तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरा आइडियल डेमोग्राफिक जो मेरे को खरीदेगा वो यही होगा कि यंग मदर्स होंगी, छोटे बच्चे हैं और वो बच्चे फ्लोर पर क्रॉल कर रहे हैं और वो पैरानॉइड हैं कि टॉक्सिन्स नहीं होने चाहिए कोई फ्लोर पे। बट आई कुडंट बी मोर रॉन्ग। कंज्यूमर बिजनेस में जब आप चलाते हो ना तो आपको इतना रिच डेटा मिलता है, इतनी फीडबैक मिलती है, आपको अपने हाइपोथेसिस, अपनी अजम्पशंस बदलना पड़ता है ओवर द कोर्स ऑफ द बिजनेस। अब जब हम देखते हैं, मतलब हमारे पास 3 साल का डेटा है टू स्टडी कि व्हाट काइंड ऑफ कंज्यूमर्स आर बाइंग कोपारो, व्हाई कोपारो, तो हमें पता लग रहा है कि एक तो है व्हाट आई कॉल गार्डियंस। दे कुड बी पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, दे कुड बी पेट पेरेंट्स, जो कंसर्न ये हैं कि उनकी लाइफ में टॉक्सिन्स कम होने चाहिए, केमिकल्स कम होने चाहिए, क्योंकि एक अवेयरनेस है कि सर्टन केमिकल्स आर बैड फॉर यू, नॉट ऑल बट सर्टन केमिकल्स आर बैड फॉर यू एंड एक्सपोजर मिनिमाइज करना चाहिए। तो एक तो ये कोहॉर्ट डेफिनेटली हमारी प्रोपोजिशन को पसंद करता है। दूसरा है पीपल हु हैव अपग्रेडेड। सो अब नया घर लिया है या नया रेंटल हाउस लिया है, एज इट इज़ हॉलीडेज and children's schools, offices, cars are all upgraded, but now it's time for home improvement and home care to be upgraded. Suppose आपके घर में मार्बल फ्लोर है, तो अब आप चाहते हो कि वो मार्बल चमकता रहे, राइट, करोड़ ना हो। आपको ये भी पता है कि लाइजॉल यूज करूंगी तो मार्बल में मतलब प्रॉब्लम आ सकती है, मार्बल ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं, करेक्ट, पर आपको ये नहीं पता मैं यूज़ क्या करूँ, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा फ्लोर क्लीनर मार्बल सेफ है। सिमिलरली लेट्स से आपके घर में बहुत सारी एक्सपोज्ड वुड है, क्योंकि आपने जम के पैसा खर्चा है कार्पेंट्री में, वुड वर्क में, नाउ यू वांट टू मेंटेन दैट वुड, बट वुड सेफ फ्लोर क्लीनर, वुड सेफ क्लीनर है क्या? वुड सेफ फर्स्ट क्लीनर अगर आप देखने जाओ आज के दिन बिग ब्रांड्स नहीं बेच रहे हैं, तो इसीलिए हमने एक वुड सेफ फर्नीचर क्लीनर लॉन्च किया। तो ये सब आपने अलग अलग कैटेगरीज टाइप के लॉन्च किए? यस। और जो लास्ट कोहॉर्ट है, दीज आर बेसिकली एनवायरमेंटली कॉन्शियस पीपल. You'd be surprised, this is a growing tribe in India. It's the numbers are becoming bigger and bigger every year. I think now people want to do good. They want to put their stamp of approval. जहाँ पर they feel satisfied कि this formula is biodegradable. अगर मैं इस पानी से पोछा लगाऊंगा तो इसके बाद I can use the same water to water my plants. That is giving people a next order of satisfaction beyond जो core promise है क्लीनिंग का। तो इसीलिए हमारे ये जो ऑडियंसेस हैं, हमारे जो भी क्रिएटिव कम्युनिकेशन है, वो इन्हीं 3 कोहॉर्ट्स को केटर करती है, और जब भी हम एक पाइपलाइन एक्सपेंशन सोचते हैं कि अगला क्या प्रोडक्ट लॉन्च करें, क्या क्लेम होगा जो हमारे मिलेनियल ऑडियंसेस के साथ रेजोनेट करेगा, वी गो बैक to these people, और यहाँ से आप फीडबैक लेते हो या सिंपल थिंग आपको बताती हूँ कि अभी हमने सोचा था कि हम कुछ ब्रांड कैंपेन्स शुरू करें, तो परफॉर्मेंस तो करते ही हैं, तो थोड़ा सा कि ब्रांड पे भी थोड़ा पैसा खर्चते हैं, थोड़ी रीच बिल्ड करते हैं, फ्रीक्वेंसी बिल्ड करते हैं, इन द करेक्ट डेमोज। तो हमने मतलब बेसिकली पहले लोगों से पूछा, फिर हमने सोचा कि हम लोगों से क्यों पूछ रहे हैं, अपने कस्टमर्स से पूछते हैं आप क्या देखते हो, तो उन्होंने ही हमें बता दिया, उन्होंने ही हमारा मीडिया प्लान हमारे लिए बना दिया, बिकॉज दे ओनली टोल्ड अस कि हम इतना देखते हैं, इस टाइम से इस टाइम देखते हैं, और ये शोज देखते हैं, ये मेरे प्रेफर्ड कंटेंट है। तो आई थिंक D2C इज देयरफॉर अ गोल्ड माइन, एंड ओवर टाइम ऑफ कोर्स जब आप स्केल करते हो तो आपकी D2C परसेंटेज कम होती रहेगी, बाकी चैनल्स बढ़ते रहेंगे। तो जैसे हमारी D2C परसेंटेज टुडे इज ऑल वेरी हाई, सो वी हैव अबाउट 38% राइट नाउ दिस मंथ कमिंग फ्रॉम D2C। तो इसका मतलब आप डायरेक्टली अपने वेबसाइट से 38% बेच रहे हो? Yes, so the Feb numbers are looking great like that, जो भी हमारी शार्क टैंक की स्पाइक आई है, इतनी सारी स्पाइक D2C वेबसाइट पे आई है, तो एक बहुत ही रिच कंज्यूमर डेटा सेट बनता है। पर उस डेटा सेट के साथ आप खाली व्हाट्सएप मार्केटिंग और ईमेल स्पैमिंग मत करो, उससे ज़्यादा कुछ करो, करेक्ट, वो आपको सोचना पड़ता है, आपने ऐसा कि बोला कि ये जो लेगेसी ब्रांड्स हैं, ये बहुत टाइम से, आपके नानी के टाइम से सेम मैसेजिंग, सेम चीज कर रहे हैं, बट क्या रीजन है कि अभी तक उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं? वो खुद से कोई 1000 करोड़ का ब्रांड इन सर्टेन कैटेगरीज एंड सर्टेन ब्रांड्स बन चुके हैं,
तो उनको क्यों डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं, या वो क्या चीज़ें इतनी बढ़िया कर रहे हैं कि उनको डिस्टर्ब करना इतना ईजी नहीं है? तो आई थिंक ब्रांड एक्विटी देखो ना आप इनकी, मतलब आपको मैं रात को भी उठाऊं तो आपको पूछूंगी कि सर्फ एक्सेल की लाइन क्या है, आप बोल दोगे मुझे दाग अच्छे हैं, यू नो। तो ब्रांड एक्विटी बहुत सॉलिड है, क्योंकि ये ब्रांड्स ना ओवर द डेकेड्स बिल्ड हुए हैं हमारी कंट्री में ऑन वेरी चीप टेलीविजन एडवर्टाइजिंग, यू नो, बिकॉज अगर आपकी अवेलेबिलिटी बहुत हाई है, राइट, एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स मतलब लाखों में हैं जो इन ब्रांड्स के हैं, क्योंकि इन्होंने तो मल्टी डेकेड्स में अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप करे हैं, तो आप सीधा टीवी पे जाके एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, बिकॉज आपकी आरओआई हमेशा बैठेगी, सही बैठेगी। तो द सीपीएम टीवी में इतना अच्छा है, इतना बेहतर है, और इतने सालों बेहतर रह चुका है कि एक ब्रांड एक्विटी उनकी बहुत सॉलिड बिल्ड हुई है। तो इसीलिए इट इज़ ऑब्वियसली हार्ड टू चैलेंज, एंड किसी भी हैबिट को अगर आपको शेक करना है ना तो इट्स हार्ड। बट वॉट इज़ वेरी इंकरेजिंग इज जो मिलेनियल कपल्स हैं आजकल ना, दे आर वेरी विलिंग टू ट्राई न्यू ब्रांड्स। No, in India, I think never have people been more willing of trying something new, you know, than today. I don't know whether you feel that, नहीं, but बिल्कुल, you're up especially for it, you know, like हाँ ठीक है चलो ट्राई करते हैं, आज आइसक्रीम है तो मतलब ये ब्रांड नया लग रहा है, let's try it, Correct. you know, and I think that's great, you know. So new brands are getting chances, and then it's a product. पहले आप अपनी proposition पे जीतते हो, फिर आप अपने product पे repeat लेके आओगे। एंड स्पेशली जब ये ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट के थ्रू तो आप काफ़ी ट्राई करते हो न्यू प्रोडक्ट्स, एंड आई फील कि अब क्योंकि ऑफ कोर्स पहले ब्रांड्स टीवी के थ्रू ही अपना मैसेजिंग कर पाते थे, बट अब सोशल मीडिया ये सब है, तो आई फील कि सोशल मीडिया में भी जो ब्रांड्स अगर अपनी एक फॉलोइंग बना लेते हैं, अपना मैसेज सही से दे पाते हैं, तो उनको भी अच्छा अडॉप्शन मिलता है। करेक्ट। एंड दैट इज आई फील कि जो क्रिएटर लेड ब्रांड्स होंगे, जैसे यूएस में मिस्टर बीस्ट का फीस्टेबल्स एंड ऑल है, Yes. तो इंडिया में से होल ट्रुथ एंड दूसरे ब्रांड्स भी कर रहे हैं, तो इसका काफ़ी पोटेंशियल होगा, क्योंकि स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है। अब मेन उनको प्रोडक्ट क्वालिटी एंड वो सब फिक्स करना है। No, I think definitely. I think, you know, people want narratives. People want now control over their purchase experience. You want to know सिमरन खारा कौन है, क्यों उसने कोपारो शुरू करा, क्या कहानी है इस हाँ, ब्रांड यू के वांट टू बारे रिलेट टू में। दैट पर्सन। You want to relate to that person, you know, and we want to buy relatability. We want to buy that slice of life and action. And you want control over your purchase behavior. You know, that is the whole thing of D2C. ना आपने order किया, your order is now I'll send you a tracking link, then I'll send you, you know, अब यहाँ पहुँचा, अब वहाँ पहुँचा, right? And people actually open those links and they click on them. You know, so I genuinely think that the millennial consumer is up for a change. फिर आपका गोल है कि उसको वो चेंज रेलेवेंट है उसकी लाइफ के लिए, आपकी प्रोपोजिशन क्लियर है, उनको समझ आ गया आप क्या बोल रहे हो, राइट, टू ड्राइव दैट फर्स्ट ट्रायल। ओके, एंड आई थिंक ये इवन यूएस में देखेंगे, जैसे एलन मस्क के लेके मार्क ज़करबर्ग, अब वो खुद बात कर रहे हैं, अभी मार्क ज़करबर्ग खुद अपने प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे हैं, डिफरेंसेस बता रहे हैं। तो इट्स लाइक कि पहले फाउंडर पीछे रहते थे एंड आप एक कंपनी से जो आपके घर के पास अवेलेबल है बेस्ट प्राइस में खरीद लेते थे, बट अब आप फाउंडर की स्टोरी उन सब से रिलेट करते हैं एंड यू आर ऑल्सो विलिंग टू पे द प्रीमियम अगर आप फाउंडर से रिलेट कर पाए। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली। आई थिंक वो अब टाइम आ गया है कि द फाउंडर इज द चीफ कंटेंट क्रिएटर, यू नो, ऑफ द कंपनी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट योर फेस आउट देयर एंड टेल योर मैसेज। एक क्वेश्चन विनीता का भी टैंक में ये था कि नॉर्मली चाहे हैंड वॉश हो, फ्लोर क्लीनर्स हो, ये सब सेपरेट ब्रांड्स होते हैं, एंड इवन पीएनजी, यूनिलीवर, ये भी इन्होंने सेपरेट ब्रांड्स ही बनाए हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब सेम ब्रांड ऑपरेट कर सकता है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल टाटा जैसे बड़ा ब्रांड है, वो हर फील्ड में अपना टाटा नाम लगा के नमक से लेके सब कुछ वो बेच पाता है, तो क्या इस फील्ड में भी ये आगे आप देखते हैं होगा, या आपके क्या थॉट्स है इस पर? तो आई थिंक अभी तक हमने जो भी किया है वो ऑन ब्रांड रहा है, तो और कंज्यूमर्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग अडॉप्शन रहा है प्रोडक्ट्स का। तो किसी को ऐसा इनकोहेरेंट नहीं लगा है कि मैं डिश वॉश ले रही हूँ और मैं हैंड वॉश ले रही हूँ तो ये सेम ब्रांड है। तो अभी तक हमें ऐसी कोई फीडबैक नहीं आई है। और यू नो, ब्रांड को खड़ा करना एक एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है, तो अगर आप D2C हो और आप चैलेंजर ब्रांड हो तो आप कितनी बारी वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अभी के लिए तो हमारा यही मानना है कि हम इसी ब्रांड अम्ब्रेला में प्ले करेंगे, और कोपारो की जो प्रोपोजिशन है, विच इज़ यू नो नारियल शक्ति पर आधारित क्लीनिंग प्रोडक्ट्स विच आर सेफ फॉर यू, विच आर गुड फॉर द प्लैनेट, विच आर गुड फॉर किड्स एंड पेट्स, ये प्रोपोजिशन इंटैक्ट रहनी चाहिए। आई थिंक जब ये स्ट्रेच होगी तो वी विल नो, यू नो, कि टाइम हैज़ कम फॉर अ न्यू ब्रांड, बट सो फार वी आर ऑल इन कोपारो। ओके, एंड ये आपको लगता है कि जो अब नए कस्टमर्स हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे कि
सेम ब्रांड है बट क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट फील्ड्स। करेक्ट, एंड देयर इज अ ट्रस्ट। आई नो व्हाट आई कम टू कोपारो फॉर। ओके, क्योंकि आप बेटर क्वालिटी हैं, बेटर इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, Yes. तो यूजुअली जब ये सारी चीज़ें होती है वो प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं एंड वो प्रीमियम ऑडियंस को टारगेट करते हैं क्योंकि वो इजीली ले भी लेते हैं। Yes. बट आप बीइंग अ चैलेंजर ब्रांड, आप नॉर्मल ब्रांड्स के साथ प्राइस में भी compete कर रहे हो, तो इसके पीछे क्या डिसीजन रहा है कि आपको अपना टोटल एड्रेसेबल मार्केट बढ़ाना था या क्या रीज़न था कि आपने उसी प्राइस में compete करने का डिसीजन लिया? सो आई थिंक अगर हम नेशनल ब्रांड्स या मास ब्रांड्स के कंपैरिजन में देखे जाएं तो रफली हम 25% के प्रीमियम पे हैं। तो इक्वल तो नहीं हुआ, 25% का प्रीमियम हुआ। डेफिनेटली आई वुड लाइक टू कंप्रेस दिस एज मच एज आई कैन। जैसे जैसे हमारा स्केल बढ़ेगा, इकोनॉमीज आएंगी, तो डेफिनेटली हमको ग्रॉस मार्जिन नहीं डाइल्यूट करना, पर प्राइस का एडवांटेज पूरा हमको कंज्यूमर को पास ऑन करना है। और येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस इज बिकॉज आपकी जो 55,000 करोड़ की एड्रेसेबल मार्केट है वो जेन्युइनली एड्रेसेबल बन जाती है। क्योंकि अगर आप 3x के प्रीमियम में बैठोगे तो वो एड्रेसेबल मार्केट तो पेपर पे ही है, Correct. वो फिर एक्चुअली एड्रेसेबल नहीं है। सो आपको विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस आना पड़ेगा टू रियली टेक द फाइट टू द मास ब्रांड्स। तो अब हम आपके कोपारो जर्नी पे आते हैं। आपने बोला कि मैं जगरनॉट की सीईओ बनी, मुझे पसंद आया, 0 to 1 जर्नी वो सब पसंद आ गया, एंड आई एम अज्यूमिंग आपके क्रोज में सैलरी होगी, सब बढ़िया होगा, दैट वाज अ एक्साइटिंग चैलेंज फॉर यू। तो उस एक बार आपने 0 to 1 या 1 to 5 तक आप पहुंच गए थे, फिर आपने डिसाइड क्यों किया कि यार अब मैं फिर से अब मैं खुद से ग्राउंड अप से बिल्ड करना चाहती हूँ 0 to 1? ये क्या आपको लगा कि प्रॉब्लम भी बड़ी है, बट दूसरा ये भी था कि आपको अपना आपके कैपेबिलिटीज टेस्ट करना है या आपकी आइडेंटिटी बिल्ड करना है, ये भी एक रीज़न था? आई थिंक थोड़ा मिक्स्ड सा रीज़न होता है, बट लाइक आई सेड, जो फाइनल लीप होती है ना वो तो एक लीप ऑफ फेथ ही होती है। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आप अपने, अगर आप प्रोफेशनल करियर में रह चुके हो, कॉर्पोरेट में रह चुके हो, तो आप एक बड़ी हिट लोगे अपनी सैलरी पे, यू नो। डेफिनेटली आपकी मार्केट सैलरी कुड बी एज लो एज 1/5, 1/6 ऑफ व्हाट यू मे बी गेटिंग, पर्टिकुलरली इफ यू हैव 15-16 years of work experience. But you have an opportunity of value creation, you know, and wealth creation. तो वही थॉट प्रोसेस रहता है फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव कि यू टेक द रिस्क बट द रिवॉर्ड कैन बी कमेंसरेट, यू नो। तो वही एक आशा है तो वही आशा रहती है कि वही होगा। बट आई थिंक डिफरेंट जंक्चर्स पे, यू नो, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मेरे लिए ये था कि इंडिया का ये डेकेड है, प्रॉबली ये इंडिया की सेंचुरी है, ऐसा कहा जा रहा है, राइट? तो इतने सारे कंज्यूमर स्टोरीज यहाँ लिखी जाएंगी, यू नो। मैं भी यहाँ पे कुछ लिखती हूँ, राइट? और उसमें अगर वेल्थ क्रिएशन होता है तो ग्रेट, नहीं तो we'll make sure the ride is exciting and the highs are high, बिल्कुल, and the lows are low, but the highs are so high that on average we are okay. हाँ, and anyways आप सीख तो काफ़ी कुछ जाओगे ही, and उससे होपफुली लर्निंग होगी, बट मोस्ट प्रॉब्ली सक्सेस के अपने काफ़ी चांसेस बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपके फैमिली का क्या आपको पूरा सपोर्ट मिला? आपकी बेटी है, हस्बैंड है, इन सबका, क्योंकि अच्छी लाइफ चल रही थी, तो वहाँ पे आपको कैसा सपोर्ट था? नहीं, मुझे तो फुल सपोर्ट मिला है। माय हस्बैंड हिमसेल्फ इज अ स्टार्टअप फाउंडर। ओके, तो वो तो मुझे बोल ही नहीं सकते कुछ। ओके। तो एंड देन माय डॉटर इज यू नो जस्ट टर्न्ड 8। इनफैक्ट जिस दिन शार्क टैंक का एपिसोड एयर हुआ तो उसका जन्मदिन था। तो आई थिंक सीइंग हर ममा ऑन टीवी एंड यू नो सीइंग द लव दैट वी आर गेटिंग, आई थिंक शी इज ओनली प्राउड। सो आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड फैमिलीज तो सपोर्ट कर रही हैं। आई थिंक वो टाइम गया जब लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल नहीं समझ आता था, यू नो। आई थिंक अभी काफ़ी एक्सेप्टेंस है, यू नो, कि बच्चे हैं, रिस्क लेंगे, कुछ अलग करेंगे, सम विल वर्क, सम विल नॉट वर्क, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आई थिंक वो एक्सेप्टेंस हो रहा है, एंड आई थिंक शोज लाइक शार्क टैंक इंडिया प्ले अ ग्रेट रोल इन इट, राइट? वेयर आपकी चाची, आपकी मामी, आपके ताऊ, सबको समझ आ रहा है कि मतलब हो क्या रहा है, यू नो। अब मेरी नानी का फ़ोन आया, वो 90 years की हैं, तो उन्होंने शो देखा टीवी पे, तो उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बोला कि अब मुझे समझ आया सिमरन कि तूने क्यों छोड़ी थी जॉब। ऐसे चलो ठीक है नानी, अब तो आ गया आपको समझ। हाँ। यहाँ पे जैसे आपने प्रॉब्लम ढूंढी कि जो अभी क्लीनर्स हैं वो हार्मफुल हैं या उसमें केमिकल्स यूज होते हैं, एंड आपने डिसाइड किया कि यार कोकोनट बेस्ड हम बनाएंगे। तो ये जो सारी रिसर्च आपने इंटरनेट से करी, एंड फिर ये मैन्युफैक्चरिंग कैसे फिगर आउट किया? क्योंकि वो सारी चीज़ें तो अक्वायर्ड स्किल्स होंगी या न्यू स्किल्स होंगी। ट्रू।
सो आई मीन एक तो जब मैंने वाइट स्पेस आइडेंटिफाई करी कि होम क्लीनिंग की इंडस्ट्री बहुत लार्ज है, इसमें बहुत स्केलेबिलिटी है और पर रिपीटेबिलिटी भी बहुत है। लोग ब्रांड स्विच कर लेंगे और अगर आपको आपका ब्रांड पसंद आया तो वो बार बार खरीदेंगे, क्योंकि फिर बर्तन हैं तो वो तो 3 बार ही धुलने ही हैं, कपड़े हैं तो वो तो डेली धुलेंगे, फर्श हैं तो वो भी साफ़ होंगे, जो भी आपकी सरफेस है वो भी स्प्रे होके क्लीन होगी एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक। तो ये मुझे इंडस्ट्री अच्छी लगी, तो फिर मैंने यहाँ पे ग्लोबल एग्जाम्पल्स पढ़े। काफ़ी मटेरियल ऐसा है जो आप ऑनलाइन ही परख सकते हो। बाकी है कि आप थोड़े अगर आप रिसर्च करो कि अच्छा डू यू नो एनीबडी जो हेंकल में काम कर रहा है, डू एनीबडी हु इज़ वर्किंग हियर, ट्राई एंड डू सम इंटरव्यूज थ्रू द ISB नेटवर्क, McKinsey alumni network, SRCC network, and figure it out. You'll be surprised. People like to speak. People want to talk. लोगों को शेयर करना है एंड काफ़ी इंसाइट्स मिले। और फिर एक फॉर्मुलेशन एक्सपर्ट को हमने ढूंढा जिनका 30 साल का एक्सपीरियंस था फॉर्मुलेटिंग बोथ पर्सनल केयर एंड होम केयर। एक बारी उनको ब्रीफ दी, फिर मल्टीपल आइट्रेशंस होती हैं। पहला आपका एक प्रोटोटाइप बनता है, फिर टेस्टिंग होती है, फिर उस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी होती है, और जब एकदम सॉर्टेड होता है तब आप लॉन्च के बारे में सोचते हो। तो ये भी प्रोसेस, इस प्रोसेस में मुझे 4 से 6 महीने लगे। ओके ये पैंडेमिक के टाइम। यस। एंड जब आपने डिसाइड किया कि हम, मान लो कि आपने जैसे बोला कि फॉर्मुलेशन एक्सपर्ट ने दिया, तो फिर आपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए ढूंढे वेंडर्स जो कि मैन्युफैक्चर करेंगे, एंड उसमें भी कोई MOQ वो सब चीज़ें होती हैं। एंड आई थिंक स्टार्टअप की अर्ली लाइफ में MOQ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है, बिकॉज बाकी सब अगर आप देखो एक शॉपिफाई की वेबसाइट, यू कैन वर्क विद द डेवलपर, 20-25 हज़ार में आप उसको एकदम कॉमर्स रेडी कर सकते हो। कैटलॉगिंग, फोटोग्राफी, अनदर 20-25,000 रुपीज़ फॉर 4-5 प्रोडक्ट्स शुरू हो सकता है। बट मेन प्रॉब्लम गोज योर वर्किंग कैपिटल गेट स्टक बिकॉज ऑफ द MOQs। तो वहीं पे हमने पूरी अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी थी। आई पुट एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ 20 lakhs फ्रॉम माई सेविंग्स फॉर द फर्स्ट रन, बिकॉज आई जस्ट कुडंट मीट MOQ। कितना था आपका MOQ? तो ऐसा होता है कि इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ड्रम। तो 5 टन्स का ड्रम होता है, तो आपको जो भी बनाना है आपको 5000 लीटर्स में बनाना है। अब वो आप 5000 लीटर्स 5 लीटर वाले कैंस में बेचना चाहते हो, या 2 लीटर पाउचेस में डालना चाहते हो, या 500 ml की बॉटल्स में डालना चाहते हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रैटेजी। But typically nothing is ever less than 2 tons. If you find a very small manufacturer, वो 2 ton मांगेंगे एक वेरिएशन का, मीनिंग एक लॉन्ड्री लिक्विड इन 1 फ्रेग्रेंस का 2 tons तो चलता ही है फॉर श्योर। या तो इसीलिए आपने ऐसे बोला कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो वहाँ पे ज़्यादा थी। एंड यहाँ पे वंस आपका प्रोडक्ट बन गया, फिर आपने वो मार्केट टेस्टिंग या यूज़र फीडबैक या जो इनिशियल बैच है उसको बेचा कैसे? इनिशियल बैच मतलब एक बार ही हमारी जब शॉपिफाई की वेबसाइट लाइव हुई तो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को मैसेजेस भेजे, एकदम लो टेक और फिर फेसबुक पे थोड़ी एडवर्टाइजिंग चलाई टू सी व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स, आर पीपल इंटरेस्टेड प्रोपोजिशन में। और वैसे ही हमारे पहले वाले 100 ऑर्डर्स, और लगभग 3 साल पहले हमने शुरुआत करी थी इस वेबसाइट की। हाँ, ऐसी क्या गलतियां हैं जो अर्ली D2C फाउंडर्स करते हैं जो मे बी आप बता सकते हैं कि ये ना करें तो बेटर है? तो अगर प्रोडक्ट, लेट मी स्टार्ट विद प्रोडक्ट, एक तो मतलब डोंट अज्यूम एनीथिंग, जस्ट बिकॉज आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा है डजंट मीन द कंज्यूमर फीडबैक विल बी लाइक दैट, बिकॉज you are not making the product for yourself. So I think the number one thing is remember you are not making the product for yourself, you are not the consumer. So I think एक चीज़ वो होता है क्योंकि आप अकेले बैठे हो या 2 लोग या 3 लोग आपकी टीम में अर्ली डेज में, तो you can start जिसको बोलते हैं smoking your own exhaust and you can get high on your own Kool-Aid, तो वो थोड़ा कम करो। The second thing is do short experiments, before you do a very large scale campaign and burn a lot of money, do small experiments and always keep some budget aside for experiments. You don't know कौन सा creative, कौन सा template, कौन सा product, कौन सा channel pick up कर ले, I would also say number 3 is distribution and availability is very important. So product is important, proposition and differentiation are important, but that is the first and the second foot in the door. But if you want to break the door down, you have to be present. So अगर आप ग्रोसरी का ब्रांड कर रहे हो, राइट, तो आपको क्विक कॉमर्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्रैक करनी ही पड़ेगी,
यू नो। तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट लेंस लगाना काफ़ी ज़रूरी हो रहा है आजकल D2C में, बिकॉज कोई भी ब्रांड लॉन्च कर सकता है, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हो सकता है। रेप्लिकेबिलिटी बहुत हाई है, यू नो। लोग बहुत फैक्ट्री शेल्फ से ही फॉर्मुलेशंस उठा रहे हैं। Correct. तो हाउ विल यू स्टैंड, यू नो, इट इज़ ओनली इफ़ यू हैव सम मसल इन डिस्ट्रीब्यूशन जो थोड़ा फ़र्क हो। दिस कैन बी जस्ट मोर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स, it could be a strategic relationship maybe, you know, or tie up, some exclusivity. You can think about that, you know, and there'll be different answers, but I would say वो equally important है to solve along with product. वो आपने सही बताया कि आजकल काफ़ी सारे ऐसे कंपनीज हो गए हैं जो कि अगर आपको फैशन ब्रांड शुरू करना है या पर्सनल केयर करना है, उन्होंने एक कैटलॉग है। करेक्ट, कैटलॉग है, उसमें आप अपने एक दो चीज़ 2-4 ड्रॉप एक्स्ट्रा डाल के निकाल लो। एंड वो गोल्ड रश का एग्जांपल याद आ गया कि जब गोल्ड सब ढूंढ रहे हैं, आप शवल्स बेचो, उसी में पैसा बनेगा। बट जैसे आपने बोला कि अगर आपकी ब्रांडिंग बहुत पावरफुल है या कोई और आपने मोड बिल्ड करी है, Yes. उसी से ही आपका फिर एक्चुअल में पैसा बनेगा। तो इससे पहले जैसे आप मैकेंजी में काम किए, MBA भी किया, तो मेरा पहले बेसिक सवाल ये है कि आपने लंदन में पढ़ाई करी बट इंडिया में आके MBA करी। Yes. तो अब आपको एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस है, क्या आपको लगता है कि MBA ज़रूरी है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? आपने एक्सपीरियंस भी किया, आपके क्या व्यूज़ हैं इस पे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मास्टर्स या MBA होना कंपलसरी है एक फाउंडर के लिए। दो आपने दोनों टॉप कॉलेजेस से किए। मैंने दोनों करे हैं। देखो, मुझे दो बारी करने पड़े थे टू गेट इट राइट। बट आई थिंक एक क्लैरिटी होनी चाहिए, एक मिशन होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए। कईयों को वो बिजनेस स्कूल जाके आता है, कईयों को वो ग्रेजुएशन में आ जाता है, कई अपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस से गुजरते हैं और देखते हैं कि उनको किसी और स्पेस में वैल्यू ऐड करनी है, कोई वाइट स्पेस किसी को नज़र आ जाती है। तो आई थिंक सबका पेनी ड्रॉप मोमेंट अलग होता है, यू नो। और बट आई वुड नॉट से कि इट्स अ कोर्स नेसेसरी थिंग, राइट? आई मीन, अब तो आई वुड से कि ज़्यादा फाउंडर्स ऐसे हैं जो बिजनेस स्कूल्स नहीं गए हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो उन्होंने ग्रेजुएशन भी नहीं कंप्लीट करी है, वो वहाँ से भी ड्रॉप आउट हैं। So I don't believe in MBA as a prerequisite of any sort for entrepreneurship. Okay. In fact, I think maybe it actually curtails your thinking. हाँ। You know. एंड ऑल्सो ये भी होगा क्योंकि आपने MBA कर लिया, उसमें इतना इन्वेस्टमेंट गया है, उसके बाद आपको इतनी बढ़िया जॉब मिली है, तो यू हैव अ लॉट टू लूज एंड एवरी मंथ यू आर नॉट टेकिंग वो मार्केट सैलरी और करेक्ट, जो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो काफी हाई हो जाता है। और एक बारी मतलब अब इंडिया के बिजनेस स्कूल्स का भी अगर आप रेट्स देखें तो जैसे मैंने सुना है कि ISB को 40-50 लाख साल का लग जाता है, राइट? लिविंग विविंग ऐड करोगे तो 50 लाख तक का है। तो वो इतनी इन्वेस्टमेंट करके ना थोड़ा आदमी घबरा जाता है, फिर थोड़ा रिस्क टेकिंग, इट कैन गो बोथ वेज। यू कैन वांट टू रियली टेक द बिग स्विंग नहीं, बट वो बिग स्विंग के लिए अगर आपने लोन वो नहीं लिया देन वही तो मैं बोल रही हूँ, तो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। Correct. तो अब आई वुड से कि कोई कंपलसरी भी नहीं है। और मैं तो ऐसे बोलती हूँ कि यू नो, व्हेन यू आर यंग यू शुड डेफिनेटली ट्राई मल्टीपल थिंग्स। दो आई you know, I'm 42, you know, and my Coparo journey started at 39. Okay. So I am what you would consider a late founder, you know, and this has worked for me. तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है ऐसा। बेसिकली सबकी अपनी जर्नी होती है एंड डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टेंसेस एंड गोल आपको फिगर आउट करना है। और वो लास्ट का जो है ना, वो तो एक लीप ऑफ फेथ ही है। करेक्ट। वो तो आपको मतलब वो तो कूदना ही पड़ेगा आपको। वो एक बार ही लॉन्च करोगे तभी आपको समझ आएगा। बाकी तो आप हवा में और एक्सेल में जितने प्लान बनाने हैं बना लो। हाँ, एंड आई एम अज्यूमिंग आपकी पहली जॉब मैकेंजी में थी, आपने वहाँ एक्सेल में बहुत ही एक्सेल बनाए होंगे। एंड तो मैकेंजी और ये सारे जो बिग 4 कंपनीज हैं, उसका आपको एक्चुअल में बिजनेस में यूज केस लगता है कि नहीं? क्योंकि अब आप खुद का स्टार्टअप भी चला रहे हैं एंड प्लस काफ़ी ज़्यादा पे करते हैं तो सम वैल्यू होता है। yes. तो क्या आपको लगता है कि उनका क्या यूज केस होता है एंड वहाँ से आपने क्या सीखा जो ऑफ कोर्स आपके जर्नी में हेल्प कर रहा है? राइट। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी एक होती है सिग्नलिंग वैल्यू। तो ये सारी इंस्टीट्यूशंस में पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है और वहाँ पे फिर सर्वाइव या थ्राइव करना और भी मुश्किल होता है। तो इट डेफिनेटली सिग्निफाइज एंड सिग्नल्स टू द वर्ल्ड दैट ये बंदा हार्ड वर्किंग है, यू नो, ये थोड़ा कंसिस्टेंट रहा है अपनी ग्रेड्स में या परफॉर्मेंस में या पढ़ाई में। तो एक पॉजिटिव सिग्नल मैं बोलती हूँ डेफिनेटली आता है, यू नो। अगर मैं भी रेज्यूमे देखूँ तो एक पॉजिटिव सिग्नल डेफिनेटली आता है। दूसरा है एक किस्म का नेटवर्क इफेक्ट, यू नो। आप लोगों को जानोगे, अपने बैच में जानोगे, सीनियर्स को जानोगे, पार्टनर्स को जानोगे, ऐसे लोग जानोगे जो इन्हीं कंपनीज से निकलकर अपने आप फाउंडर्स बने हैं या वेंचर कैप में गए हैं। तो आपका जो नेटवर्क है
वो काफ़ी वाइड स्प्रेड हो जाता है एंड पीपल हेल्प ईच अदर, एंड देन यू कनेक्ट दोज डॉट्स. सो आई से दीज टू डेफिनेटली थिंग्स हेल्प. आई थिंक द अदर थिंग विच आई कैन से फॉर माई सेल्फ इज़ दैट एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल किट बन जाती है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग कैसे करोगे, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में कैसे डिवाइड करोगे, उन छोटी प्रॉब्लम्स को आप कैसे टैकल करोगे, प्रोजेक्ट प्लानिंग कैसे करोगे. आई थिंक ये स्किल्स ना अनफॉर्चुनेटली हमारे ग्रेड स्कूल में, या मैं तो बोलती हूँ कि हमारी 10वीं 11वीं में पढ़ाए जाने चाहिए. ओके. बट होता नहीं है ना. अच्छा, आपको इवन अपनी आईएसबी स्कूलिंग और याद इन सब होगी. में भी नहीं होता, जैसे आपने आईएसबी और इन सब से एमबीए किया, वहाँ पे भी नहीं होता. नहीं, आई मीन वो तो पूरा बेस्ड है यूएस बिजनेस स्कूल एजुकेशन पर, राइट. ओके. बट आई थिंक बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, अगर मैं बोलूँ ये 3 स्किल आप अगर सीख सकते हो ना, वेदर आप ऑन द जॉब सीख रहे हो, या आप कंसल्टिंग में जाके सीख रहे हो, या आप किताबें पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो अबाउट दीज थिंग्स, प्लीज इक्विप योरसेल्फ बिकॉज इट हेल्प्स. अच्छा. अरे तो यूट्यूब से भी ये सब लेक्चर्स टाइप देख के हम फिगर आउट कर सकते हैं. डेफिनेटली. ओके. तो अब एक चीज़ ये था कि आपने स्टार हॉटस्टार पे काम किया. हॉटस्टार आई एम अज्यूमिंग जब आप थे तो बिगेस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म होगा. बट अभी अगर आप देखेंगे कि हॉटस्टार काफ़ी स्लो डाउन हो गया एंड उसके अलावा भी बताया जा रहा है कि मुकेश अंबानी शायद उनको अक्वायर करेंगे. दूसरी साइड ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ऐसे उल्लू वो प्रॉफिटेबल हैं एंड अभी वो आईपीओ के लिए भी, एसएमई आईपीओ के लिए भी जाएंगे. तो ऐसा क्या रीज़न हुआ या आपके माइंड में कि हॉटस्टार जो कि बिगेस्ट प्लेयर था वो सस्टेन नहीं कर पाया एंड बाहर के प्लेयर्स बड़े हो गए, या फिर न्यू प्लेयर्स जैसे अंबानी ये सब टेक ओवर करना चाहते हैं? तो OTT प्लेटफॉर्म इज़ एज गुड एज इट्स कंटेंट, नो. तो काफ़ी ऐसे स्पोर्टिंग कंटेंट है जिसके जिसके कारण उनकी एक सब्सक्रिप्शन बेस होती थी, एक व्यूअरशिप होती है, बिकॉज इन इंडिया नथिंग वर्क्स लाइक क्रिकेट. तो एक बार ही आपको 1-2 प्रॉपर्टीज़, बड़ी प्रॉपर्टीज़ अगर आप लूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपकी रीच कम होगी और डेफिनेटली सब्सक्राइबर्स, पेड सब्सक्राइबर्स विल गो डाउन. तो इट्स एग्जैक्टली दैट, आप पैसा फेंकोगे, आपके पास राइट्स आएंगे, आपकी सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू बढ़ेगी. तो ऑब्वियसली दे हैव डिसाइडेड स्ट्रेटेजिकली नॉट टू गो फॉर सर्टेन राइट्स. आई थिंक उनको अक्वायर किया ना स्टार हॉटस्टार को, मतलब स्टार को किसी ने अक्वायर किया, राइट? सो स्टार वाज अक्वायर्ड बाय डिज्नी एंड देयरफॉर इट इज डिज्नी स्टार रनिंग हॉटस्टार. एंड नाउ आई थिंक आप यही बोल रहे थे कि रूमर्स हैं कि दे विल बी अक्वायर्ड फर्दर ऑनवर्ड्स बाय रिलायंस. सो आई मीन आई हैव आल्सो रेड द सेम रूमर्स. यस. नहीं भाई, आपने बोला कि पैसा फेंको तमाशा देखो, एंड वही मुकेश अंबानी अब कर रहे हैं. एंड पहले आई थिंक ये इंडिपेंडेंट थे तो ये कर पाते थे, बट अब डिज्नी के जो डायरेक्शंस होंगे उसके हिसाब से मे बी उनको नहीं मिला होगा क्रिकेट के लिए वो सब राइट्स. हाईली पॉसिबल. यस. हाँ. तो आपने मैकेंजी में काम किया, देन आपने स्टार में, हॉटस्टार, स्टार, इन सब में करके जगरनॉट की सीईओ बनी. तो ऑफ कोर्स क्योंकि आपने मैकेंजी और में काम करके ये सब किया था, तो ये जगरनॉट के सीईओ बनने का थोड़ा अलग आई एम अज्यूमिंग अपॉर्चुनिटी था. तो ये आपने कैसे डिसाइड किया? एंड इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि पब्लिशिंग इंडस्ट्री का आप फ्यूचर क्या देखते हैं? गॉट इट. तो जगरनॉट बुक्स एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो केम माय वे जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई. तो आफ्टर द बर्थ ऑफ माय डॉटर मीरा इन 2016 आई मूव्ड फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली एंड आई वाज लुकिंग फॉर न्यू चैलेंजेस आफ्टर माय मैटरनिटी ब्रेक. मुझे एक एक्यूट अवेयरनेस थी, इतनी पता था कि मेरी डिजिटल टूल किट काफ़ी रस्टेड है. कुछ मैंने काम ही नहीं किया है स्टार्टअप इकोसिस्टम में. मुझे डिजिटल मार्केटिंग नहीं समझ आती है, और ये मुझे पता था कि ये only by doing can you pick up these skills. So I was very keen to explore a role. And ये रोल जब मेरे पास आया, मैं चीकी सरकार जो जगरनॉट बुक्स की फाउंडर है उन्हें मैं एक कैफ़े में मिली दिल्ली में, और हम एकदम हमारा माइंड क्लिक हुआ. और जब आप फाउंडर सीईओ को लेके आ रहा है ना, तो दैट माइंड क्लिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू बी एट द सेम वेवलेंथ, नहीं तो एक्सपेक्टेशन मिसमैच बहुत ज़्यादा होता है रोल्स में. तो felt like a good place. I was very happy with the 3 years that I've spent in Juggernaut, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिला. पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये हुआ कि मुझे एहसास हुआ कि जो 0 to 1 की बिल्डिंग है या 1 to 5 की बिल्डिंग है, मुझे वो समझ आ रही है, प्लस आई एम एंजॉइंग इट. क्योंकि वो एक बार ही ना आप 15-16 साल कॉर्पोरेट में रह लो ना, तो उसके बाद ना इट कैन बी क्वाइट टेरिफाइंग कि आपकी कोई असिस्टेंट नहीं होगी, मतलब होटल की बुकिंग भी खुद करोगे, मतलब कैसे कैसे होटल में रहना पड़ेगा. और
कुछ भी हो सकता है, योर साइनिंग अथॉरिटी, अगर कुछ टाइम पे नहीं हो रहा, दैट इज़ योर प्रॉब्लम. सो आई थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो, एंड दैट वेट विच कम्स ऑन योर शोल्डर व्हेन यू आर द CEO ऑफ अ स्टार्टअप, वो एक अलग ही लेवल का होता है, मतलब बर्डन. और अगर आप वो शोल्डर कर सकते हो, तो फिर देन स्टार्टअप इज फॉर यू, यू नो. Okay. नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी. हाँ. या एंड ऑल्सो क्योंकि स्टार हॉटस्टार में आप एक डिवीजन मैनेज करते होंगे, बिल्कुल. यहाँ पे एंड टू एंड आपको सब कुछ ही देखना है, तो सब कुछ का नॉलेज वो सब भी आप सीख ही रहे होंगे, एंड आपको देखना भी है इवेंचुअली जो हम विजन हमने सेट किया था वहाँ पे हम एक साथ मूव कर पा रहे हैं कि नहीं. यस. और फिर आई थिंक दूसरा आपने मुझे पूछा पब्लिशिंग इंडस्ट्री के बारे Correct. में. तो पब्लिशिंग इंडस्ट्री तो इंडिया में एक, यू नो, आउट ऑफ, अगर आप देखिए ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट, तो सब कुछ टेक्स्ट से ही शुरू होता है, पर टेक्स्ट थोड़ा पीछे रह गया है, हाँ. राइट. सो वीडियो ऑफ कोर्स इज डूइंग द बेस्ट, एंड ऑडियो देयर आर सम, you know, success stories now and then. Correct. But text is a little bit behind, and therefore the idea in Juggernaut was exactly this, you know, कि जो हमारे millennials हैं, जो short form content पढ़ना चाह रहे हैं, जो फ़ोन पे पढ़ना चाह रहे हैं, जो vertical पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए और उनके लिए कहानियाँ लिखी जानी चाहिए. तो दिस वाज द जेनेसिस ऑफ जगरनॉट. दैट इज़ व्हाट वी ट्राई टू डू जस्टिस टू. हाँ, एंड आई थिंक इसी फील्ड में प्रतिलिपि भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है. करेक्ट. इसके अलावा आई थिंक अंकुर वारिको के भी जो बुक्स आते हैं वो जगरनॉट के थ्रू आते हैं, एंड आई एम अज्यूमिंग वो काफ़ी हिट हैं. तो आपको लग रहा है कि जैसे आपने बोला टेक्स्ट से शुरू होता है एंड देन अब वीडियो ये सब पॉपुलर हो रहा है, बट अब काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया स्टार्स हैं, उनको भी लगता है कि यार वीडियो क्रिएटर हर कोई बन सकता है, बट बुक अगर आपकी बेस्ट सेलर बनी है तो मतलब वो एक नाम रहेगा एक हिस्ट्री टाइप्स में कि हाँ इसने एक बेस्ट सेलर बुक लिखी थी. बिल्कुल. वहाँ पे आई थिंक डेफिनेटली एक बुक्स आर सीन एज अ lasting legacy. हाँ, stamping of authority. It is a stamp of authority. You know, it's a lasting legacy. तो हर कोई आप देखोगे कि बहुत सक्सेसफुल CEO रहा है, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर करियर एक ना एक बुक तो जरूर निकलेगी, यू नो. दैट इज द हॉलमार्क ऑफ अ सक्सेसफुल कॉर्पोरेट करियर नाउ. या आई थिंक हॉलमार्क ऑफ अ सक्सेसफुल लाइफ भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि हर कोई एंडिंग में अपना मैं तो चला गया बट मेरी कहानी या मेरी लर्निंग्स रहेंगी. दैट्स द मोस्ट प्राइमल ह्यूमन नीड. नाउ यू हैव टू लीव योर मार्क. दूसरा चीज़ है कि क्या आप इतने टाइम में शार्क से मिलने का मौका मिला, एंड ऑल्सो जो फंडिंग अनाउंस हुई थी वो कोपारो के बैंक अकाउंट में हिट हुआ या अभी वो प्रोसेस में है? तो एक्चुअली टुवर्ड्स जैसे जब शार्क्स की शूटिंग स्केड्यूल ख़त्म हो रही थी, तो उनकी टीम्स के साथ, यू नो, वी वर पुट इन टच बाय द सोनी टीम, एंड टीम्स के साथ हम कांटेक्ट में हैं, अमन की टीम भी और विनीता की टीम भी, क्योंकि अमन दिल्ली में रहते हैं तो मैं उनसे मिल भी चुकी हूँ. और अभी डील इस स्टेज पर पहुंची है कि हमारी DD हो चुकी है और जो ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट आ चुकी है, तो सिर्फ अभी पेपर वर्क पर काम चल रहा है, तो वो हम इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक कंप्लीट कर पाएंगे सेटिस्फैक्शन. तो अभी आपने जैसे कि बोला कि कोपारो ने बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है ऑडियंस को एंड अच्छा परफॉर्म करा है, तो अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या देख रहे हैं आप? तो एक दो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स थे जहाँ पर हम नहीं प्रेजेंट थे. देयर वर सम सिटीज़ इन बिग बास्केट जहाँ हम नहीं थे, हम वहाँ पे भी एक्सपैंड करेंगे. जेप्टो के साथ हमने अभी डील क्रैक करी है, सो वी विल बी गोइंग लाइव ऑन जेप्टो इन अ फ्यू वीक्स टाइम. एंड अदर देन दैट आवर गोल इज़ टू एक्सपैंड ऑफलाइन. सो वी वांट टू गेट टू 500 मोर ऑफलाइन पॉइंट्स. वो रिलायंस के साथ आपने बताया था कि कुछ बात हो रही है. सो वो हो गए, और एक दो और ऐसे बड़ी चेन्स हैं जहाँ पे फुटफॉल्स हाई हैं, बिकॉज मेरी इंडस्ट्री इज स्टिल 8% is e-commerce, 92% is still very much bought offline. So the mix is changing rapidly, but there is still a very big market out there. And अभी जो हमें national recognition मिली है through the Shark Tank platform, we want to maximize on this momentum. So then, you know, while people have not yet forgotten Simran Khara and they have not yet forgotten, you know, the pitch, they find the product on the shelf. बिल्कुल, तब वो ट्राई इजीली करेंगे. बिल्कुल. एक चीज़ ये थी कि आपने ऐसा बताया कि आपके 10 एम्प्लॉयज़ हैं, 12 क्रोर्स आप इस साल में क्लोज करेंगे. तो इनिशियली जब आपका ब्रांड इतना नोन नहीं था, तब एम्प्लॉयज़ को आपने कैसे अट्रैक्ट किया, कंसिडरिंग कि उनको भी आप बहुत हाई सैलरी नहीं दे पा रहे होंगे एंड एक रिस्की प्रोपोजिशन है, तो ये यंग एंटरप्रेन्योर्स काफ़ी फेस करते हैं. यस, आई थिंक यू नो आपको काफ़ी स्टोरी टेलिंग यहाँ पर भी करनी पड़ती है. आपको अपना विजन बहुत क्लियरली एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लेन करना पड़ता है,
और अगेन आई वुड से एक एक्सेप्टेंस है कि पीपल आर विलिंग टू वर्क फॉर स्टार्टअप्स. उनको थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए होती है कि मुझे 2 साल का विजन तो बताओ ना, मतलब डोंट चेंज एवरी 1 मंथ. मुझे 2 साल तक का मुझे कुछ आइडिया दो कि मेरी जॉब प्रोफाइल में क्या क्या आएगा. एंड आई थिंक ऑनेस्टी हेल्प्स. So I think one thing you never know as an entrepreneur which way your company is going to go in a year's time, maybe a 2 years time, as your company scales up. But you can do the decent thing, because people will come to you. सपोर्ट कर रहे होते हैं, कोई अपनी मॉम को सपोर्ट कर रहा है, कोई अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है. पीपल आर कमिंग टू यू टू अर्न अ सैलरी. यू शुड नॉट हैव अ सिचुएशन वेयर आप उनको इमीडिएटली लेट गो कर दो, right? Or without any notice. And so I think even if a startup is going through tough times, if you speak transparently to your employees, then they know that we can trust this person. So you have to build that trust. एंड आई थिंक जो यंग जनरेशन है वो चाहती है कि ऑफकोर्स जब आप एक स्टार्टअप ज्वाइन करते हो आपका करियर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होता है अगर Yes. स्टार्टअप ग्रो हुआ, एंड करियर ग्रोथ के साथ आपकी सैलरी ग्रोथ वो सब भी अच्छा होता है. एंड ऑफकोर्स आपको ईसॉप्स मिले तो स्टार्टअप ग्रो हुआ तो ओवरऑल आप काफ़ी जल्दी ग्रो कर सकते हो. मे बी जो MNCs में आप 5 years में सीखोगे ये मे बी 2 years में सीख सकते हो. Yeah, and आपने पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था ना अबाउट एन MBA एंड ऑल ना, तो सम ऑफ द MNCs आर स्टिल स्टक अप इन हाँ कि हम MBA हायर करेंगे हाँ, या और ये इन्हीं रिक्वायरमेंट इसी इंस्टीट्यूट से लेंगे और ये मिनिमम इतना होता है उतना Correct. होता है, हाँ. एंड आई थिंक स्टार्टअप्स में वो रिलैक्स हो जाता है, हाँ. सो आई थिंक पीपल आर फाइंडिंग कि आपके मतलब आप परफेक्ट पैग ना हो बट आप फिट हो जाते हो, हाँ. एंड देन इट्स ऑल्सो आई वुड से एटीट्यूड ओवर स्किल. स्किल तो आप पिकअप कर लोगे, बट इफ यू गॉट अ गुड एटीट्यूड इन अ स्टार्टअप यू कैन राइज वेरी फास्ट. करेक्ट. एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, इन एन MNC यू गेट स्टक. हाँ, एंड यहाँ पे क्योंकि आप डायरेक्टली फाउंडर्स या सीनियर लीडरशिप के साथ काम कर रहे हो तो आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है. जो MNCs में आप इतने ऊपर लोगों से बात नहीं करते हो, यहाँ तो फाउंडर्स और ये सब पूरा देखोगे जब आजू बाजू में तो आपको अवेयरनेस पर्सपेक्टिव भी काफ़ी फील मिलता है. करेक्ट. तो दोस्तों ये था पॉडकास्ट सिमरन के साथ. आई होप आपको काफ़ी नए इंसाइट्स मिले होंगे, काफ़ी नए लर्निंग्स मिले होंगे, और अगर आपको खुद का होम केयर ब्रांड शुरू करना है उसके बारे में भी नॉलेज मिली होगी. तो बेस्ट पार्ट कौन सा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना. ये पॉडकास्ट अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना. नेक्स्ट कौन से शार्क टैंक स्टार्टअप को हम फीचर करें वो भी बता देना. जल्दी मिलते हैं हम एक और नए ज़बरदस्त फाउंडर के साथ. चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना. धन्यवाद.